गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका फिजिक्स टीचर अब्दुल जब्बार एमएम फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि कल मैंने आपको चार्ज के बारे में पढ़ाया था, आवेश के बारे में पढ़ाया था, आज उससे आगे चलेंगे। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था, मोटा मोटा सा आवेश के बारे में। मैंने आपको बताया था कि आवेश दो बॉडियों को जब रबिंग करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आ जाते हैं और वो दोनों बॉडी जो है आपस में क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक, विद्युत और चुंबकत्व का व्यवहार उत्पन्न हो जाता है या वो दिखाने लगती हैं। चार्ज को हम स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। मैं बता देता हूँ, आवेश को हम किससे डिनोट करते हैं भाई? आवेश को हम प्रदर्शित करते हैं स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। इनका मात्रक कूलॉम होता है जिसे हम सी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। चलो, इसकी यूनिट कूलॉम है या एम्पियर सेकंड भी है, एम्पियर सेकंड। और दूसरा इसको एटी इसकी विमा होती है। ये दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ये प्लस ये प्लस, तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। एक प्लस और माइनस है, ये प्लस और माइनस, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ओके डियर, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, आगे हम अगर देखते हैं तो आगे हमारे पास में क्या है, बहुत सही तरीके से इसकी दो प्रॉपर्टीज थी। एक है योज्यता का नियम। क्या भैया? योज्यता का नियम, यानी कि ये योज्यता का हिसाब बनता है इसमें यह है कि इसे एल्जेब्रिकली जोड़ सकते हैं, बीजगणित की भांति जोड़ घटाव कर सकते हैं। जैसे Q1 प्लस के 2 माइक्रोकूलम, Q2 माइनस के 3 माइक्रोकूलम। अगर मैं इन दोनों को टोटल चार्ज करूंगा, Q1 यहाँ पर अगर दो चार्ज है हमारे पास में, Q1 इतना, Q2 इतना, इन दोनों का टोटल मैं एल्जेब्रिकली कर सकता हूँ, तो माइनस के 1 माइक्रोकूलम चार्ज होगा टोटल। कितना चार्ज होगा? माइनस के 1 माइक्रोकूलम। ओके, अब अगर हम बात करें इसमें आगे की, और आगे की बात ये है कि ये टोटल चार्ज है। कितना है ये भाई? टोटल चार्ज। इसके बाद और क्या होता है भाई? और ये है दूसरी बात, इसके मैंने बताया था आपको, आवेश संरक्षण का नियम होता है कि आवेश को ना तो बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाया जा सकता है या एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आसानी से पहुंचाया जा सकता है। तो लास्ट था क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, यानी Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर आ गए, ये n है। E क्या है? E है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कैपिटल Q ये टोटल चार्ज, टोटल आवेश। चार्ज बोल रहा हूँ तो आवेश समझ लेना। और अगर किसी बॉडी पर, ये बॉडी है दो, एक बॉडी पर से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये इसकी जो प्रकृति हो गई, इसकी जो नेचर होगी वो होगी आपकी निगेटिव, या इसे हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक। क्या बोलते हैं भाई? ऋणात्मक। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गए हैं ये वाले, ये यहाँ पर से गए हैं, इस पर हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, और इसे बोलते हैं हम धनात्मक। क्या बोलते हैं भाई? धनात्मक। कैसे बोलते हैं इसको? हम धनात्मक बोलते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। आज मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा और इससे आगे हम देखेंगे क्या है। देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बताइए, कोई भी दुख दर्द या दिक्कत परेशानी हो तो, ठीक है भाई। इससे आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, जब किसी वस्तु से किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं या एक जगह से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो प्रकृति तो चेंज होती है, लेकिन साथ ही साथ क्या ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है, क्या मास में भी कुछ इंक्रीमेंट होगा? मास, वजन जो होता है, वजन तो नहीं कह सकते पूरा कंप्लीट, लेकिन मास कहेंगे। क्या मास में भी कोई इंक्रीमेंट होगा या मास भी बढ़ेगा? हाँ, इलेक्ट्रॉन में कुछ वजन तो होता ही है, चाहे थोड़ा हो, और इलेक्ट्रॉन अगर किसी चीज पर आ गए तो उसका मास भी बढ़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं, जब किसी वस्तु से, जब यहाँ से आ गए भाई, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर
इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उस वस्तु का द्रव्यमान, मास मतलब द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। अब कहेंगे सर कितना बढ़ेगा? अब जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतना बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन कितने जाते? मान लो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर n इलेक्ट्रॉन गए तो कितना मास बढ़ेगा? n क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। इतना मास होता है एक इलेक्ट्रॉन। अब जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे उतनी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। सही है? मान लो n इलेक्ट्रॉन गए तो n इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, मैं वो करूँगा, फिलहाल आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन है छोटा सा प्यारा सा बड़ा अच्छा सा, है ना। ये है कि यदि किसी वस्तु से या यदि किसी वस्तु पर, ये मान क्वेश्चन, वस्तु पर 80 × 10⁻⁻19 कूलॉम धनात्मक पाया जाता है, तब इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन आए? तब इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉन आए या कितने इलेक्ट्रॉन गए? तब इस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमीता पाई गई? ऐसे लिखते, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी पाई गई, अधिकता या कमी पाई गई। सही भी ये क्वेश्चन है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन, सॉरी एनसीईआरटी का नहीं है, मेरे पास से हल्का सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा। तो ऐसे क्वेश्चन को टैकल करते समय सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है। आप कहोगे सर इतना कूलॉम आवेश दिया वस्तु और कैसा है? धनात्मक। अब समझ लो, वस्तु पर धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश कितना है भाई? 80 × 10⁻⁻19 कूलॉम। कितना आवेश है? 80 × 10⁻⁻19 कूलॉम। पर इतने गंभीर मत हो भाई। चलिए, इतना आवेश धनात्मक है तो इसका क्या मतलब हुआ? धनात्मक यानी कि पॉजिटिव है, यानी इस वस्तु से इलेक्ट्रॉन आए होंगे या गए होंगे इसमें से। मैंने कल बताया था, अगर इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ऋणात्मक और जाते हैं तो धनात्मक, यानी स्पेस से इलेक्ट्रॉन गए होंगे तब धनात्मक बनाइए। सही है? तो मान लो वो n इलेक्ट्रॉन गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए? n इलेक्ट्रॉन गए वस्तु से माना स्मॉल n इलेक्ट्रॉन गए। कितने इलेक्ट्रॉन गए भाई? स्मॉल n इलेक्ट्रॉन चले गए। तो फिर Q = क्या होता है भाई? n e। तो फिर n बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई e। Q की वैल्यू कितनी है? एक बच्चा कहेगा सर 80 × 10⁻⁻19 कूलॉम बटे e कितना है? e होता है, याद रखो, 1.6 × 10⁻⁻19। अब देखो ये जो है पावर से पावर कर दी। अब ये बच्चा हमारे पास में 80 बटे 1.6। जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इसके आगे जितनी डिजिट है उतनी ऊपर जीरो लगाएंगे, इसके आगे एक डिजिट है तो एक जीरो लगाएंगे। तो ये हो गया n। अब मैं कहूँगा भैया ये होगा 800 बटे 16, 16 पंजे 80। तो बेटे n की वैल्यू कितनी हो गई? 50। कितनी वैल्यू हो गई? 50। 16 पंजे 80, एक जीरो ही हो गई। तो 50 इलेक्ट्रॉन जो हैं इस वस्तु से चले गए होंगे, तब जाकर के इतना चार्ज आया होगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, प्लेटिव क्वेश्चन बन सकते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कई बार वस्तु का नाम लेते हैं कि वस्तु ए से बी पर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं है, कुछ बच्चे नाराज हो जाएंगे। दोबारा से फिर समय लिखिए। वस्तु
क्या मेरे बच्चे, वस्तु ए से बी पर, वस्तु ए से बी पर 5 इलेक्ट्रॉन, वस्तु ए से बी पर 5 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। तब बी पर कितना आवेश और किस प्रकृति का आवेश आएगा? तब बी पर कितना व किस प्रकृति का, कितना व किस प्रकृति का, किस प्रकृति का आवेश, किस प्रकृति का आवेश आ जाएगा, कितना वह किस प्रकृति का आवेश आ जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन आए ए पर से बी पर, ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु, तो यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए तो कमी किस पर हुई? इस पर। यहाँ से तो पहुँच गया ना कुछ इलेक्ट्रॉन इधर, समझ में आती है, तो इस पर क्या आ गया? इस पर कहेंगे कि सर इस पर इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन आने से नेगेटिव, और इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी? इसकी पॉजिटिव। अब कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं? मान लो n इलेक्ट्रॉन आए हैं। माना वस्तु ए से बी पर n इलेक्ट्रॉन, ए से बी पर n इलेक्ट्रॉन आए, ए से बी पर n इलेक्ट्रॉन आए, तब कितना चार्ज आएगा? Q इक्वल टू NE। अब Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू जो है निकालनी है। n कितने हैं? 5। अगर एक इलेक्ट्रॉन से 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम, तो 5 इलेक्ट्रॉन से 5 की मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, 16 बन जाए 80 है, तो 1 पॉइंट यहाँ लगेगा, तो इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। तो भैया इतना चार्ज जो है, इतना चार्ज ये वाला जो चार्ज है, ये आएगा किस पर आएगा? बी पर आएगा, और उसकी प्रकृति कैसी है? नेगेटिव। यहाँ लिख लो दोबारा से, प्रकृति कैसी आई? नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आई? क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर है। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो यहाँ तक बताइए। अब यहाँ तक जो है हमारे पास में जो है बहुत ईमानदारी के साथ में हमने ये चैप्टर मतलब ये कंप्लीट किया है, और इसके बाद में हम दूसरे टॉपिक पर पहुँचेंगे। वैसे प्रेरण द्वारा विद्युत का आवेशन भी होता है, आजकल वो टॉपिक NCERT ने से हटा दिया है, बट फिर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं बीच में आता ही रहता है, तो उसे भी बता ही देते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक आएगा वो आएगा आपका कूलाम का नियम। अब कूलाम का नियम क्या है वो उसके बाद में बताया जाएगा, पहला हाँ, तो ये छोटा सा टॉपिक है भाई, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है ना। अब तक आपने आवेश के बारे में लगभग काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, इतना ही पढ़ना मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है ना, अपने सिलेबस के हिसाब से। अभी ये भी टॉपिक है, थोड़ा सा बार बार यूज होता रहता है, तो इसको भी समझ लीजिए। देखिए, प्रेरण का मतलब आपको जैसे कोई टीचर प्रेरित करता है नहीं, जैसे प्रेरित करना किसी को, तो दूर से तो प्रेरित करते हैं, 2 तरीके से करते हैं। एक बार कॉन्टैक्ट लगा करके, एक बार लाफा लगा देते हैं टीचर लोग, तब बच्चा समझता। लेकिन एक बार ऐसे भी होता है कि दूर से उसको समझाया जाता है कि आपको ये करना है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको अपने माँ बाप का पूरा कंप्लीट तरीके से उनका क्या करना है, कहना मानना है, और उनके सपनों को साकार करना है। बच्चे में आग लगती है, अंदर से पड़ता है, तो ये हो गया प्रेरण द्वारा। लेकिन प्रेरण का मतलब बगैर टच करो, दूर से ही आवेशित करना। एक तो हम रबिंग करके आवेशित करते हैं, एक हम दूर से कर देते हैं। दूर से कैसे होता है इसको समझते हैं, इसके कुछ स्टेप हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, ये हमारे पास में एक बॉडी है, ये हमारे पास में क्या है भाई, एक बॉडी है, ये हमारे पास में एक बॉडी है। और बॉडी क्या है, बॉडी में इसमें जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव चार्ज है, ठीक है भाई। ऐसे बहुत सारे इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब हम करते क्या है, पहला स्टेप में
स्टेप फर्स्ट जो है वो ये कहता है हमसे कि इसके पास में एक हम वस्तु एक हम क्या लेकर आएंगे, एक हम रोड लेकर आएंगे। क्या करेंगे भाई, दूसरे स्टेप फर्स्ट में हमने एक अनावेशित वस्तु ली। कैसी है ये, अनावेशित, ये एक अनावेशित वस्तु है। कैसी है भाई, इतना पॉजिटिव इतना नेगेटिव अनावेशित वस्तु हो। अब दूसरा स्टेप क्या है हमारे पास में, वो स्टेप है मेरे बच्चे स्टेप सेकेंड। और वो है आपके पास में क्या कि इसके पास में जो है हम इस बॉडी के पास में एक हम रोड लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे भाई, एक हम रोड लेकर के आएंगे इस वस्तु के साथ पास में। ठीक है, तो आई थिंक हमारे पास में दूसरा मिल जाए तो बेहतर है भाई। एक रोड लेकर आए हम ऐसे, ये वाले, और ये जो है ये है निगेटिव रोड। कैसी रोड है भाई, इसमें निगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है भाई, निगेटिव चार्ज है ये वाला। ठीक है, ये होगा निगेटिव चार्ज। जब ये निगेटिव चार्ज है तो फिर इसके पास में क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर, क्योंकि निगेटिव से कौन अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव। तो इसके पास में ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा आ जाएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा और दूसरे साइड में जो निगेटिव चार्ज है वो दूसरे साइड में भाग जाएगा। मैं निगेटिव को ऐसे मान लेता हूँ, दूसरे रंग से बना लेता हूँ कलर से ऐसे। ये निगेटिव चार्ज इस साइड में आ जाएगा। ऐसा किसने किया है, इसमें। अब स्टेप जो सेकंड है, थर्ड है, स्टेप थर्ड आएगा हमारे पास में। स्टेप थर्ड क्या है, देखिए पहले स्टेप में हमारे पास में एक अनावेशित वस्तु है। दूसरे स्टेप में हम एक ऋणात्मक छड़ किसके पास लेकर आए, अनावेशित वस्तु के पास लेकर आए। ये लिख देते हैं हम एक छड़, क्या लिख देंगे भाई, हम एक ऋणात्मक छड़। क्या मेरे बच्चे, ऋणात्मक छड़ किसके पास लेकर आए भाई, हम एक ऋणात्मक छड़ अनावेशित वस्तु के पास लेकर आए। इसके पास मेरे बच्चे अनावेशित वस्तु के पास लेकर आए, अनावेशित वस्तु के पास लेकर आए। तो हमने जो है यहां तक लेकर आए। ठीक है, हुआ क्या, इससे आवेश का पोलराइजेशन हो गया, यानी आवेश का ध्रुवण, किसे बोलते हैं, आवेश का ध्रुवण होना। ध्रुवण शब्द जो होता है इंग्लिश में बोलते हैं पोलराइजेशन। और आजकल तुमने देखा होगा ये जो नेता लोग होते हैं ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, पोलराइजेशन के। एक नेता ने कोई भाषण दिया, सारी जनता को पोलराइज कर दिया, ऐसे होता है। ऐसे वर्ड आते होंगे बहुत। पोलराइज का मतलब कि स्पेशल कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्हें एक तरफ कर रखा है उन नेता लोगों ने, और स्पेशल कम्युनिटी के लोगों को एक तरफ कर रखा है। यानी नेता लोग अपनी स्पीच से पोलराइज कर देते हैं जनता को। ऐसे ही इस आवेश, इस क्षण में पोलराइज कर दिया किसको, आवेश को। स्पेशल कम्युनिटी एक तरफ हो गई, स्पेशल कम्युनिटी एक तरफ हो गई। अब तीसरा जो स्टेप है, वो तीसरा स्टेप ये होता है, इसमें मैं आपको बता दूं कि तीसरा स्टेप में क्या होगा, यहां से इसको हमने अर्थित कर दिया। क्या कर दिया भाई, अर्थित, ऐसे इसको मैंने कर दिया, अर्थित कर दिया। और यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ से, ये जो है ये सब चले जाएंगे। और साथ ही साथ अर्थित कर दिया, और यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। बस क्या बच जाएगा इस पर, पॉजिटिव चार्ज। और साथ ही साथ हम जो है यहाँ पर जो है ये जो रोड थी इसको भी हटा देते हैं। यानी हम कहेंगे हमने अनावेशित वस्तु को क्या कर दिया, पृथ्वी से अटैच कर दिया। अनावेशित वस्तु को क्या कर दिया भाई, पृथ्वी से संपर्क कर दिया, या संपर्कित कर दिया, एक ही बात है, संपर्कित कर दिया, पृथ्वी से संपर्कित कर दिया,
तथा ऋणात्मक आवेशित क्षण को हटा दिया। अब तक ये तो बात थी। अब क्या करेंगे, और लास्ट स्टेप में जो है पूरी बढ़िया तरीके से होंगे क्या, जो स्टेप 4 है वो स्टेप 4 में हम ये लिखेंगे कि भाई ये बात समझ लेना, स्टेप 4 का ये मतलब है कि अब जो हमारी वस्तु जो थी ये वाली, हमने जो है संपर्क हटा दिया किससे, पृथ्वी से, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है बढ़िया तरीके से पूरे इसमें जो है ये बिखर जाता है, फैल जाता है। और हमने देखा कि किसी भी क्षण को लाने से किसी अनावश्यक वस्तु के पास में, तो अगर ऋणात्मक क्षण लेकर आएंगे तो वो क्या हो जाएगी, धनात्मक, और अगर हम धनात्मक क्षण लेकर आते तो ये क्या हो जाती, ऋणात्मक। तो ये हुआ आपका कि बगैर संपर्क किए, है ना, बगैर कांटेक्ट किए ही हमने जो है आवेशित कर दी किसको, अनावेशित वस्तु को। तो ये भी एक विधि है कि किसी भी बॉडी को कैसे चार्ज किया जा सकता है। मैंने कल आपको बताया था कि रबिंग करके ही करते हैं, लेकिन रबिंग करके भी एक करते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन ये भी एक तरीका है कि हम जो है प्रेरण द्वारा अनावेशित वस्तु पर आवेशन कर सकते हैं। क्या इतनी बात में अब तक तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द हो तो बताइए। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी, आई थिंक मुझे लगता है कि यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। और यहाँ तक जो है अब ये जो आपके नोट्स हैं, जो आप एक मेरा ऐप है MM फिजिक्स क्लासेस के नाम से, आप इस प्ले स्टोर पर जाकर के उसे आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ से आप जो है इसके जो PDF है वो PDF आपको मिल जाएगी, साथ साथ वीडियो नोट्स भी मिल जाएंगे। और अभी तो कहीं ना कहीं उसमें एक ऑफर भी चल रहा है, ऑफर का मतलब ये फ्री क्लास उसमें है ऐप के अंदर भी। ओके, तो यहाँ तक जो है अभी तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताइए। फिलहाल फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, और वो टॉपिक हमारे पास में है, वो है आपका कूलाम का नियम। ओके, तो आई थिंक मैं समझता हूं कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं आ रही होगी। कूलाम का नियम, देखिए कूलाम का नियम ये क्यों पिक्चर में आया, कूलाम का नियम। अभी तक कूलाम साहब ने ये बताया था, कूलाम एक वैज्ञानिक थे, ये इन्होंने ये बताया था कि भाई दो आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगता है एज पर नेचर, पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी कि सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विजातीय हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। उन्होंने ये बताया था, और अब तक के लेक्चरों में हम ये भी देख रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितना करेंगे। तो कूलाम साहब ने इनको फॉर्मुलेट किया था, एक फॉर्मूला बनाया इनके ऊपर। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, लाखों हजारों एक्सपेरिमेंट करने के बाद में ये नियम बनते हैं, और बाद में भी इनकी फिर तहकीकात चलती रहती है। फिलहाल ये वैलिड है, फिर पूरी दुनिया मानती है। तो उन्होंने क्या कहा था कि दो बिंदु आवेश लेंगे, दो बिंदु आवेश जो है हम जो है दो बिंदु आवेश लेते हैं। एक बिंदु आवेश तो हमारे पास में ये है, और ये है प्लस Q, और इसी लाइन में, इनकी लाइन ज्वाइनिंग में एक दूसरा बिंदु आवेश है। कहीं भी लाइन ज्वाइनिंग बन सकती है, ऐसे या ऐसे। फिलहाल एक दूसरा बिंदु आवेश है ये वाला, और ये है आपका -Q। क्या है भाई, या प्लस Q ही ले लो, दोनों को सेम ही ले लो, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई जो फोर्स होता है, एक तो होता है लाइन ज्वाइनिंग, यानी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, अनुदिश मतलब रेखा के ही दिशा में, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, ये Q1 चार्ज मान लो और ये मान लो Q2 चार्ज, दो चार्ज है और दोनों प्लस है, तो ये प्रतिकर्षित कर रहे होंगे, इतना तो हमें पता है। यानी ये वाला इस पर जो फोर्स लगा रहा होगा इस साइड में लगा रहा होगा। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, केवल दिशा की बात करूं, तो ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि F2 पर लगने वाला बल 1 की वजह से, और इस पर जो फोर्स लग रहा होगा वो लग रहा होगा F1 पर लगने वाला बल 2 की वजह से। ये दोनों बल एक दूसरे के अपोजिट हैं, इक्वल और अपोजिट हैं, वो आगे बताऊंगा कैसे होते। फिलहाल इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है भाई, R है। कितनी है भाई, R है। तो इन्होंने, कूलाम साहब ने ये बताया था, ये लगने वाला जो बल है, आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इन्होंने कहा
अगर इन दोनों आवेशों को दुगना कर देंगे और बीच की दूरी को हम सेम रहने देंगे, माध्यम भी हम सेम रहने देंगे, तो बल जो है अगर दोनों को दुगना कर दिया, जो पुराना बल से नया बल 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि 2 इसमें 2 इसमें, 2 2 की गुणा करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। अगर हम इनको दोनों को 3 3 गुना करें तो वो बल 9 गुना हो जाएगा। फिलहाल इन्होंने इस बात को पूछे थे कि कहीं ना कहीं दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का मतलब ये होता, ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू बढ़ेगी, ये वैल्यू घटेगी तो ये वैल्यू भी घटेगी। ओके, इसे बोलते हैं समानुपाती, प्रोपोर्शनल। ओके, अब इसको बोला इन्होंने नियम फर्स्ट और इसे डाल दिया हमने समीकरण पहली। दूसरा इन्होंने बताया कि अगर आवेश को हमने सेम रहने दिया लेकिन दूरी को बढ़ा दी तो ये बल घट करके बहुत कम रह जाएगा, और अगर हमने दूरी को घटा दी तो ये बल बहुत बढ़ जाएगा। और किस नियम से बढ़ता है? देखो, दूरी को बढ़ाने से घटता है और दूरी को घटाने से बढ़ता है, यानी नियम उल्टा हो रहा है, बढ़ाने से घटना और घटने से बढ़ना। इसे बोलते हैं वैध-कुर्मानुपाती। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? वैध-कुर्मानुपाती। तो वो जो है वो होता है आपका F इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, या वैध-कुर्मानुपाती होता है बीच की दूरी के वर्ग के इतना घटता है, वर्ग भी लगाना पड़ेगा। अगर आपने दुगनी कर दी तो दुगनी का मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4, यानी कि 1/4 रह जाएगा पहले के मुकाबले फोर्स। अगर इसमें 3 गुनी कर दी तो 3 3 जा 9, तो 1/9 टाइम्स हो जाएगा। 1/9 टाइम्स का मतलब 1/9 गुना कम। समझ आती है? 1/9 यानी कि 1 का 9वां हिस्सा। पहले अगर 90 था फोर्स तो अब 10 ही रह जाएगा, 90/9 अगर 3 गुना कर दी। ठीक है, तो ये होता है वैध-कुर्मानुपाती। किस जो बल है, ये जो बल है ये है वैध-कुर्मानुपाती। किसके? दूरी के वर्ग के वैध-कुर्मानुपाती। तो और इन बल की जो दिशा है इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगा, चाहे तो वो इस साइड में हो चाहे वो इस साइड में हो, वो प्रकृति बताएगी। अगर दोनों पॉजिटिव हो तो इस साइड में ही देख लो, दोनों एक पॉजिटिव नेगेटिव तो अंदर तरफ होगा। तो ये नियम हम लिखने जा रहे हैं, इसी नियम को हम लिख देते हैं बढ़िया तरीके से। ओके, तो ये इसका स्टेटमेंट अगर चाहो तो पहले ये गणितीय रूप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। गणितीय रूप, अगर मैं गणितीय रूप की बात करूं तो गणितीय रूप इसका जो है वो है आपका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, भी बल की दिशा की बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान रखना। वो आगे मैं वेक्टर फॉर्म बताऊंगा, इसके अंदर तो बहुत बढ़िया चीजें हैं वो बताऊंगा। तो इन्होंने बताया था कि इन दोनों नियमों को अगर मैं मिलाता हूं तो एक कांस्टेंट लूंगा स्मॉल के, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये गणितीय रूप है। अब ये जो K है ये एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। वैसे इस K को जो है हम बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसको कहीं को यहां लिख लेना, रीड एज, इसे कैसे पढ़ा जाता है? एप्सिलॉन, या चलो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, एप्सिलॉन नॉट, ऐसे पढ़ते हैं इसको। एप्सिलॉन नॉट भी बोल देते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो फिर इस जो डेरिवेशन को जो है हम इसको कैसे लिखेंगे वो पढ़ेंगे हम। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो फिर हमने ये आपका स्टेटमेंट हुआ गणितीय रूप। अब इसको हम कैसे लिखेंगे तो लिख भी देते हैं अपने हिसाब से। और वो क्या है, हम कहेंगे दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, चलो ये इस वाले से लिखते हैं फिर से, दो बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु, स्थिर मतलब रुके हुए हैं। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो पहले चैप्टर दूसरे चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं वो ऐसे आवेश के बारे में पढ़ते हैं जो रुका हुआ है। तो दो स्थिर बिंदु भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं लिख ही देता हूं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच, देखिए एक बात मैं बता देता हूं, ये जो एप्सिलॉन नोड है इसे बोलते हैं हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी निर्वात की वैद्युशीलता। ये मैं आगे पढ़ूंगा, काफी पढ़ूंगा, अभी समझ लेना। फिलहाल अभी इसको होल्ड पर रखते चलो, ठीक है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला
वैद्युत बल, ये जो बल है आकर्षण या प्रतिकर्षण वाला, ये इसका दूसरा नाम है वैद्युत बल, क्योंकि कहीं ना कहीं विद्युत के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसे वैद्युत बल भी बोलते हैं। लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, जी लगने वाला वैद्युत बल, वैद्युत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के, क्या बेटे, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ये जो बल है, ठीक है। और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली, आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, के अनुदिश होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, के अनुदिश होती है। भाई ऐसा नहीं है कि मान लो दो चार्ज यहाँ है, ये है, या तो फोर्स ऐसा होगा दोनों का, ऐसा नहीं कि ये फोर्स जो है इधर लग जाएगा, नहीं, ये इधर लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं लगेगा। अगर दोनों आवेश एक ये है एक ये है, तो अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो ये फोर्स ऐसा होगा, अगर ये नेगेटिव होता तो फिर इधर लग जाता, लगेगा इसी लाइन के अनुदिश। ऐसा नहीं कि इधर भगा देगा या इधर भगा देगा, ऐसा भागेगा। अगर ये चलने के लिए भी तैयार है तो ये ऐसे ही जाएगा इसी लाइन के अनुदिश, ये जाएगा तो ये भी साइड में जाएगा, ऐसा नहीं कि इधर या इधर भाग जाएगा। क्लियर? तो रहेगा ये इसके अनुदिश, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये जो एप्सिलॉन नोड है ये क्या कहानी है, सर इसकी क्या दिक्कत हो गई? जो एप्सिलॉन नोड है भाई, ये जो है एप्सिलॉन नोड, ये क्या है सर? ये तो एक नई कहानी आ गई सर पिक्चर में। हाँ बिल्कुल आ गई। एक्चुअल में ये जो बल है, ये जो वैद्युत बल है, ये माध्यम पर निर्भर करता है। किस पर करता है भाई? माध्यम पर। कहने का मतलब अगर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कुछ है, कोई दो आवेश है, मान लो एक ये, ठीक, इनके बीच की दूरी है कुछ, ये मैंने मान ली कुछ भी है 20-30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। अब मैं इनको अभी हवा में रखता हूँ, ठीक है, मैंने इनके बीच में बल देखा और वो आया इत्तेफाक से कितना, 810 न्यूटन। हवा में, निर्वात में कितना न्यूटन बल आया वो? अभी ऐसा करते हैं, आप पहले ना एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं फिर आगे बताता हूँ, ठीक है ना। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया स्क्रीनशॉट। मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एयर में, इसमें भाई एयर में दो चार्ज हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ये दो चार्ज हैं एयर में, और ये Q1 है और ये Q2 है। इनकी बीच की दूरी है स्मॉल r। क्या भाई? एयर और वैक्यूम भी बोल सकते हैं भाई, हिंदी में समझ लेना, वायु और निर्वात, वायु या निर्वात, ये थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड चलते हैं भाई, मैं दोनों स्कूलों में पढ़ाता हूँ, CBSE में भी और यूपी में भी। फिलहाल मैं हिंदी माध्यम पे चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यूपी CBSE बोर्ड की बहुत जल्दी वीडियो आनी शुरू होगी। फिलहाल देखिएगा कि हमारे पास में दोनों आवेश हैं, एक Q1 है और एक ये Q2 है, ठीक है। तो इन्हें मैंने एयर में रखा, वायु में रखा, तो वायु में रखने से सपोज इनके बीच में जो बल आया वो आया मेरे बच्चे 810 न्यूटन का। भाई आ सकता है कुछ दूरी होगी, कुछ ये वैल्यू होंगी, है ना, और बल निकलेगा, वो बताऊंगा। अभी मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू और इनका मात्रक और विमा मैंने बताई नहीं है। पहले ये वाला कंप्लीट करके टॉपिक को तब मैं वो बताऊंगा, सही है। अभी चलते रहे, कूलाम का नियम काफी बड़ा रहता है, लेकिन पहले समझ लो आराम से, धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं। तो ये फोर्स आया इसमें न्यूटन का,
कुछ वैल्यू रखने के बाद में। तो एक बच्चे ने कहा ठीक है सर 810 न्यूटन का आ गया होगा, आपने वैल्यू ऐसी रखी होंगी, दूरी को बड़े हिसाब से बनाया होगा, ठीक है कोई बात। अब मैंने क्या किया, मैं जो हूँ मैं इन चार्ज को रखता हूँ पानी में। पानी नीला होता है, मैंने नीला कलर बना दिया, देखिए इन दोनों चार्ज को मैं कहाँ रखता हूँ, पानी के अंदर। मैंने पानी के अंदर रख दिया, बिल्कुल सेम चार्ज है यही Q1, दूरी भी सेम चार्ज, दूरी भी यही थी R, बहुत बढ़िया। लेकिन जो फोर्स आया मेरे बच्चे, जो फोर्स आया क्या भाई, जो फोर्स आया था वो इस बार ये नहीं आया, ये था एयर का फोर्स। लेकिन अब के जो फोर्स आया मेरे बच्चे इस माध्यम में, जो वाटर में आया था, वाटर में आया ओनली 10 न्यूटन। अरे कहां गया भाई, पानी ने खा लिया? यस, पानी ने वैद्युत बल पर प्रभाव छोड़ा और वहां तक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने ही नहीं दिया। ऐसे मानो पहले अगर 100 तार जा रहे थे, अब जा रहे हैं ओनली 10 तार ही, 80 तार ही जा रहे हैं, मतलब 80 तार खा गए 20 तार पहुंच रहे हैं उधर, समझ में आ रही है? तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं होता क्या है कि जो माध्यम होता है इस बल पर बहुत प्रभाव डालता है, माध्यम का बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। किस पर? वैद्युत बल पर। एयर में है बल अलग है, पानी में रख दिया कुछ और हो गया, किसी और चीज में रख दो आप, मतलब कोल तार में रख दो वहां कुछ और हो जाएगा, कोयले में रख दो वहां कुछ और हो जाएगा। यानी जैसे जैसे माध्यम बदलते चले जाओगे वैसे वैसे इस फोर्स की वैल्यू पे प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं देखता हूं कितने गुना कम हो गया, तो ये जो कम हुआ ये हुआ आपका, पहले था आपका एयर में 810 और अब जो है पानी में है वो है आपका 10 न्यूटन। यानी कितने गुना कम हुआ, मैं एक जीरो काट दूंगा, 81 टाइम कम हो गया। कितने टाइम कम हो गया? 81 टाइम कम हो गया। अच्छा, ये जो 81 है, ये जो 81 होता है इसे मैं बोलता हूं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बोलता हूं मैं? परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, माध्यम का, बेटे क्या, माध्यम का परावैद्युतांक, इस 81 को बोलूंगा। ये माध्यम का परावैद्युतांक इसे कैपिटल के से नोट करते हैं और इसकी वैल्यू जो है हर माध्यम के लिए अलग अलग आती है और पानी के लिए आई 81, तो इसे बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक, इस 81 को। ये पानी के लिए अलग है, मोम के लिए अलग हो जाएगा, हर चीज के लिए अलग अलग होगा, ठीक है। फिलहाल अभी हम समझते हैं माध्यम का परावैद्युतांक का मतलब ये होता है कि के बराबर जो होता है, हम बात करेंगे के एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, एप्सिलॉन एम, यानी कि ये जो है इसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युशीलता और इसे बोलते हैं माध्यम की वैद्युशीलता। वैद्युशीलता की क्या होती है, ये परमिटिविटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है माध्यम का एक गुण है जो इस बात को बताता है कि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल कितनी दूर तक जा सकता है या कितनी दूर तक पहुंच सकता है किसी माध्यम में। तो निर्वात की वैद्युशीलता ये है और ये किसकी है, माध्यम की वैद्युशीलता। तो एक मिनट, तो ये जो है आपका यहाँ पर ये मिस्टेक हुई है, उल्टा इसे मैंने बोल दिया था, इसे बोलेंगे, देखो ये कैसा आता है मैं इसको बता देता हूँ अभी। फिलहाल ये थोड़ा उल्टा गलत हो गया, अभी इसको एक बार मैंने मिस्टेक कर दी, इसको समझ लेना। पहले एफ नोट की वैल्यू पता लगाएंगे। एफ नोट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, ये एफ नोट है एयर में बल। लेकिन अगर मैं जल की बात करता हूं तो जल की जो बात होती है वो होती है 1/4 पाई, देखिए ये एयर की वैद्युशीलता है और ये किसकी वैद्युशीलता है, ये वाटर की वैद्युशीलता है या माध्यम की वैद्युशीलता, इसे एप्सिलॉन एम भी बोल सकते हैं, एप्सिलॉन एम माध्यम की वैद्युशीलता, और इनटू Q1 Q2 बाई R, ये स्क्वायर लगाना ना भूलें। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर मैं एफ नोट और एफ डब्ल्यू की वैल्यू रखूंगा तो इसको देख लेंगे भाई, देखिए
अभी देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैं दोबारा एक बार फिर मैं कंप्लीट पे लेकर आता हूँ। ये मैंने एयर में रखा, ये मैंने माध्यम में रखने से 10 न्यूटन का आया मान लिया, फिर दोनों को मैंने डिवाइड करा, ये जो वैल्यू आई इसे हम बोलते हैं माध्यम का परावैद्युतांक। ये है बल के बीच में। लेकिन अगर मैं एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन एम में ले जाऊं तो अब क्या करेंगे, दोबारा से एफ नॉट और एफ डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो एफ नॉट है आपका कितना भाई, Q1 Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपोन में ले जाओगे सारे के, और ये वाला मैं इस पीले से लिख देता हूँ, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन एम माध्यम का, और ये आर स्क्वायर। ये वैल्यू कुछ अलग नहीं है, ये वही वैल्यू जो हम अभी निकाल कर आए थे। ठीक है, माध्यम का, इसे एफ डब्ल्यू मान लो या एफ एम मान लो, कि माध्यम का डब्ल्यू है तो वाटर है माध्यम, एम में कोई सा भी आ सकता है। अभी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये ऐसे लिख दिया। अब ये नीचे वाला हो जाएगा ऊपर 4 पाई एप्सिलॉन एम आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, इससे कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, तो ये कितना बचेगा भाई, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है एफ नॉट और एफ एम, और इसे ही हम डाइलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं या परावैद्युतांक बोलते हैं। तो परावैद्युतांक के लिए दोबारा से ये फॉर्मूला बना, किसी माध्यम का परावैद्युतांक बेटे वो होता है K बराबर एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट। मैंने उसमें पहले उल्टा लिख दिया था, ध्यान रखना, उसे करेक्शन मैंने कर लिया, एप्सिलॉन एम और एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा वायु में वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक बोलते हैं। अब ये वैद्युतशीलता क्या है, इसको भी समझ लेना। वैद्युतशीलता, जैसे मैं एप्सिलॉन नॉट बोल रहा हूं हमेशा, या एप्सिलॉन एम, वैद्युतशीलता यानी कि कितनी दूर तक वो वैद्युत को सील कर देती है, कितनी दूर तक वो वैद्युत को सील कर देती है। ठीक है ना, कितनी दूर तक वैद्युत को सील कर देती है, वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता का मतलब क्या है, एक मिनट भाई, कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ, बताइए क्या बात हुई। मेरा कैमरा मैन मुझसे बोल रहा था कि सर टाइम पूरा हो गया है। भाई कोई बात नहीं, टॉपिक बीच में नहीं छोड़ सकते, तो इसे कंप्लीट करना हमें पड़ेगा, तो थोड़ा सा और रहना है, बस 5 मिनट का और वेट करते हैं। वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता का मतलब क्या है भाई, वैद्युतशीलता का मतलब ये है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी यानी कि कितनी दूर तक परमिट हो सकता है, यानी कि ये माध्यम का गुण है जो इस बात को बताता है कि वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल वो कितनी दूर तक जा सकता है। ऐसा समझ लो कि किसी माध्यम में दो चार्जों के बीच जो बल है वो कितनी दूर तक आ सकता है, ये वो है भाई। कहीं ये बहुत दूर तक चला जाएगा एयर में, लेकिन पता लगा वही बल हमें पानी में बहुत नजदीक में मिलेगा। समझ में आ रही है। तो ये जो है क्या है, वैद्युतशीलता क्या है, एक माध्यम का गुण है। वैद्युतशीलता किसी माध्यम का गुण होता है। मैं लिख देता हूं यहां पर, मैं न्यू लाइन लिख देता हूं, वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता किसी माध्यम का, किसी माध्यम का गुण है। क्या भैया, किसी माध्यम का गुण है जो इस बात को बताता है, जो इस बात को बताता है, कि वैद्युत बल, दो आवेशों के बीच वैद्युत बल या वैद्युत क्षेत्र कितनी दूर तक काम में आता है, या दो आवेशों के बीच बल कितनी दूर तक जाता है, या इस बात को बताता है कि दो आवेशों के बीच, दो आवेशों के बीच कितनी दूर तक, कितनी दूर तक बल कार्य करेगा, बल कार्य करेगा। हो सकता है एयर में बहुत दूर तक बल लग जाए, लेकिन पानी में वो बल
बहुत नजदीक तक ही अलग है ना, यानी माध्यम का बहुत बड़ा असर होता है। अब ये वैद्युतशीलता को आप समझे। वैद्युतशीलता को हम किससे नोट करते हैं? एप्सिलॉन एम से प्रदर्शित करते हैं वैद्युतशीलता को। इसे लिख लेना, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब हमारे पास में जो टॉपिक एक बार फिर आपको रिकॉल कर लेता हूं भाई। कूलॉम का नियम जो है ये समझो, अगर पेपर में आ जाए कूलॉम का नियम क्या है और आपको कुछ भी याद ना हो, लेकिन फॉर्मूला लिख देना कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक बार फिर समझो, अगर आपको पेपर में आ जाए और बिल्कुल कमजोर बच्चा है तो वो याद रखेगा कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इतनी बात हो गई? ठीक है। 1/4πε0 इसकी वैल्यू बताने जा रहा हूं। एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। अभी ये बात मैंने बताई नहीं है, इसे भी बता देता हूं। 1/4πε0 की वैल्यू बता देता हूं, फिर एप्सिलॉन नोट की वैल्यू बता देता हूं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। और दूसरी बात ये बताई मैंने आपको कि अगर हम बात करें कि परावैद्युतांक क्या है, देखिए अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आपको लिखना है एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन नोट, यानी किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता और वायु की वैद्युतशीलता या निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। अब सर अगर हमें वैद्युतशीलता का पता था तो फिर परावैद्युतांक को लाने की क्या जरूरत पड़ेगी? दिमाग इसमें खराब ही करना था, जो इससे क्या फायदा हुआ नहीं के को लाने से? इनसे काम चला लेते। इसका फायदा है, अभी आपको एक वैल्यू का पता चला था कि के की वैल्यू 81 है, किसी माध्यम की के की वैल्यू 81 है, तो इससे ये पता चला कि भैया 81 गुना फोर्स कम हो गया उस माध्यम में रखने से एयर के मुकाबले। अगर किसी माध्यम की परावैद्युतांक 2 है तो इसका क्या मतलब है कि जो बल है वो 2 गुना कम हो जाएगा एयर में। अगर एयर में 2 चार्ज को रखने से बल 20 है, ठीक है, तो इसमें रखने से, उस माध्यम में रखने से जिस माध्यम का परावैद्युतांक 2 है तो 10 ही रह जाएगा। 2 से डिवाइड कर दो, 1/2, ठीक है ना। तो इसका एक नंबर से पता चल रहा है भी कितने गुना कम रह रहा है। एक नंबर से के की वैल्यू 4 तो 4 गुना कम, के की वैल्यू 10 तो 10 गुना कम। कितना आसान हो गया। पहले बल अगर 40 था और 10 गुना कम हो जाए तो 4 तो रह गया, 4 न्यूटन का फोर्स। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि इससे हम एक नंबर का पता लगा लिया, तो इसलिए अच्छा है। तो परावैद्युतांक एक बार मैं सीबीएसई बोर्ड ने पेपर उसके लिए भेजा था, प्रैक्टिकल के लिए। मैंने बच्चों से पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बहुत से बच्चे नहीं बता पाए थे, कुछ बच्चों ने बताया लेकिन बहुत से नहीं बता पाए। तो मैं बता रहा हूं कि ये टॉपिक को बड़ा ध्यान से समझना है आपको। ओके। और दूसरी बात क्या थी कि वैद्युतशीलता क्या है? तो वो वैद्युतशीलता किसी माध्यम का गुण है। माध्यम का गुण हो सकता है जो इस बात को बताता है कि 2 आवेशों के बीच में बल कितनी दूर तक जा सकता है, ठीक है। अब अगर बहुत दूर तक जा रहा है तो एयर हो सकती है, बहुत कम जा रहा है तो वाटर वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक। और इस बात का भी हमें पता होना चाहिए कि भी बल कितने टाइम कम हो गया, है ना। के का मान बढ़ाओगे तो बल कम हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा इसमें और टॉपिक बच रहा है भाई आवेश के बारे में। अभी ये कंप्लीट कूलॉम का नियम पूरा नहीं हुआ है। कल की वीडियो में मैं कंप्लीट कूलॉम का नियम को फिर दोबारा से रिकॉल कराऊंगा। कोई दिक्कत होगी तो वहां पर मैं आपको क्लियरिटी कराऊंगा। यहाँ थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है। अभी इसके ऊपर जो है अभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, बड़े बढ़िया क्वेश्चन आएंगे कि भाई ट्रायंगल के वर्टिस पर रख दिया तब क्या होगा। अभी तो बहुत कुछ है इसके बारे में, ठीक है। तो ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट।